हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। सीयूईटी में हिंदी 2023 की प्रवेश परीक्षा जो हुई थी उसके पीवाईक्यू को लेकर पहला पार्ट यूट्यूब पर लाइव क्लास के रूप में हो चुकी है और उसे अपलोड भी कर दिया गया। ये दूसरी जो है क्लास है सीयूईटी में हिंदी पीवाईक्यू की 2023, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2024 चल रहा है ना, तो माफ़ कीजिएगा, ये 2024 की है, ठीक है। क्योंकि अब आगे जो आप देने जा रहे हैं परीक्षा वो 2025 होगी, तो ईयर को लेकर जो कन्फ्यूजन था वो ध्यान रखिएगा। 2024 की जो है पीवाईक्यू को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पर लाइव क्लासेस जा रही हैं जैसा कि मैंने सुना है, तो कुछ नए ऑडियंस भी जुड़ेंगे, कुछ नए छात्र जुड़ेंगे, यूट्यूब पर देख रहे होंगे या फिर देखेंगे। तो उन्हें बता दूं मैं कि मेरा नाम विक्की मद्धेशिया है और मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपना यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया है। सीयूईटी एमए हिंदी 2022 की जो हमने प्रवेश परीक्षा दी थी उसमें एयर 4 यानी कि ऑल इंडिया रैंक 4th जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। और उसके अतिरिक्त अगले वर्ष ही जेआरएफ भी क्वालिफाइड हो गया ईश्वर की कृपा से। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे क्वालिफिकेशंस हैं और उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि कितने मायने रखते हैं किसी टीचर का उसके अपने विषय में क्वालिफाइड होना, है ना। और पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ सीयूईटी कॉन्सेप्ट में, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर मैं नहीं बातें कर रहा हूँ आपसे, बड़ी ही अनौपचारिक और सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत औपचारिकताएं हमें व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं है मुझे। इसके अतिरिक्त आप सीयूईटी एमए हिंदी 2025 की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सीयूईटी कॉन्सेप्ट से, जहां पर प्रत्येक विषय के, चाहे वो एमए हिंदी हो या एमए इंग्लिश हो या फिर यूजी की क्लासेस हों, एमबीए हो, लैंग्वेज में बीएड लैंग्वेज, एलएलबी, तमाम कोर्सेस हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने विषय अनुसार जो है किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का जो प्राइस है वो मात्र 2,999 रुपया है। वैसे इसका प्राइस जो पहले था वो 4,999 रुपया था, लेकिन घटाकर 2,999 कर दिया गया है, ठीक है, 2,999 रुपया। लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको ऐप पर, ठीक है। यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस की जाती है, जैसे पीवाईक्यू की क्लास यूट्यूब पर डाली जा रही है, ठीक है, और बाद में ऐप पे भी अपलोड हो जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर टिल एग्ज़ाम, ठीक है। क्लास नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी अवेलेबल कराया जाता है। डाउट सेशन भी रखे जाते हैं, टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती है और प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीयूईटी कॉन्सेप्ट में तैयारी कराई जाती है इन तमाम विषयों को लेकर, ठीक है। विषय आपके सामने हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, एमबीए और बीएड लैंग्वेज, और इसके अतिरिक्त एलएलबी की कोर्सेस हमारे हैं। तो आप हमारे कोर्सेस से जुड़ सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके। नंबर है 9651222407, ठीक है, 9651222407। तो प्रॉपर जो है बातचीत कर चुके हैं हम। अब सीधे हम अपने पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं। 2024 सीयूईटी पीजी हिंदी की किस तरह के जो है प्रश्न थे, ये जानना बेहद ज़रूरी है 2025 की तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए, हमने पहले पार्ट में 37 तक क्वेश्चंस जो है कर लिए थे, 37 तक। आज हम 41 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं। बीच के क्वेश्चंस जो है वो ड्यूरिंग पीपीटी मेकिंग के दौरान जो है स्किप हो गए, पर 38, 39, 40 ये जो तीनों क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा ऐसे कठिन नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर नहीं भी है पीपीटी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ हमने अपनी आपको बात बता दी कि भाई 3 क्वेश्चन स्किप हो गया है, नहीं तो मैं झूठ भी बोल सकता था कि पहले पार्ट में 40 तक करा चुका हूँ और 41 तक शुरू करते हैं, और फिर आप देखते हैं कहते हैं कि अरे यार कितना झूठा टीचर है। देखो, झूठ बोलना ठीक नहीं लगता है। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, और बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे,
आंसर की बातचीत करेंगे और जितना हो सकेगा उतना संकेत दे देंगे, क्योंकि 6:18 हो गए, हमारे पास मात्र 40 मिनट है और कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है, आपको सीखना भी है। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा रीजन है, और पढ़कर आपको बताना है कि असरेशन रीजन दोनों सही है, एक सही है, जो भी है आप सब जानते हैं, इस तरह के प्रश्नों से पहले भी गुजर चुके हैं। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि श्रुति करि काहु सुख न तघो, श्रुति करि काहु सुख न तघो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपो ही प्राण दघो। जाहिर सी बात है ये पंक्ति पढ़कर समझ में आ रही होगी कि ये हिंदी भाषा तो नहीं है, ठीक है। किस तरह की भाषा है? ब्रज भाषा है, ओके। और कारण में कहा जा रहा है कि रूढ़ि लक्षणा जहाँ रूढ़ के कारण, रूढ़ि लक्षणा जहाँ रूढ़ के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होता है। यानी कि दूसरे वाले रीजन में, दूसरी वाली पंक्ति में ये कहा जा रहा है कि रूढ़ि लक्षणा किसे कहते हैं, और उसी बात को इसने लिख दिया है। तो हमने पढ़ाने के दौरान पिछले वर्ष बताया था कि 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का भी परिभाषा बताया था, अभिधा की परिभाषा, लक्षणा की भी परिभाषा हमने बताई थी। तो लक्षणा की परिभाषा जब बात करते हैं तो उसमें भी 2 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। शाब्दी, आर्थी, और शाब्दी में रूढ़ि, और अलग अलग प्रकार उसमें होते जाते हैं। रूढ़ि लक्षणा यही होता है जो आपके रीजन में लिखा हुआ है, कारण में। रूढ़ि लक्षणा जहाँ रूढ़ि के कारण, किसी रूढ़ि के कारण, जैसे अंबुज का अर्थ कमल मान लिया जाता है, या फिर मृग का अर्थ हिरन मान लिया जाता है। आपको बताया जाता है मृग मतलब मृग का अर्थ हिरन है, ऐसा बताया जाता है, और आप सब जानते भी होंगे कि मृग का अर्थ हिरन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत का शब्द है मृग, और मृग का अर्थ जो है संस्कृत में पशु होता है, हिरन नहीं होता है। हिरन के लिए विशेष रूप से जो है शब्द रूढ़ि ग्रहण कर लिया इसने, ठीक है। तो रूढ़ि किसे कहते हैं आप समझ चुके होंगे। रूढ़ि लक्षणा जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा कहा जाता है। जैसे तुम बहुत गधे हो, एक वाक्य है कि जैसे तुम बहुत गधे हो, तो भाई सामने वाले पर्सन को कोई दूसरा पर्सन कह रहा है कि तुम गधे हो, तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो वास्तव में गधा है। वास्तव में वो गधा नहीं है, गधे जैसी बुद्धि है उसके पास। तो रूढ़ि में ये अर्थ ग्रहण किया जाता है कि गधा है तो इसका मतलब बुद्धि थोड़ी कम है, या बेवकूफ़ है, या जो भी हो, जैसा भी हो। वैसे किसी को गधा बोलना नहीं चाहिए, गधा कोई होता नहीं है, और किसी के गधे होने में उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती भी नहीं है। तो बचना चाहिए किसी को बुरा भला कहने से। रूढ़ि लक्षणा जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और जो पहला अभिकथन है वो इसी बात को जो है कह सकते हैं संकेत कर रहा है कि ये रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है। श्रुति करि काहु सुख न तगो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपहु प्राण दघो। तो जो पतंग है और जो दीपक है, आप जानते हैं दीपक में पतंग आकर जल जाता है खुद, ठीक है। तो आपो ही प्राण तघो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपो ही प्राण दघो। इसका अर्थ ये है कि किसी से प्रीति करके, किसी से प्रेम करके अपने आप को आप पतंग बनाते हैं और दीपक में स्वयं जाकर अपना प्राण त्याग देते हैं, जल जाते हैं। ये पहली पंक्ति में इसका अर्थ है, और वो अर्थ जो है आप मुख्यार्थ से नहीं ले सकते हैं, लक्ष्यार्थ से ही ले सकते हैं। तो पहला जो कथन है वो भी सही है, और पहले जो रीजन है वो पहले कथन का सही रीजन है, सही व्याख्या है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। इसका उत्तर ए है। हमने विस्तार से समझा कर बताया है आपको, इसलिए समय अधिक लगा है, नहीं तो एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के लेवल के प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न देख कर सीधे आप उत्तर टिक करते हैं, कुछ प्रश्नों में आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। तो ये उसी तरह का प्रश्न था। इसका उत्तर पहला है, क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल
मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। आपको याद होगा कि मिस्र बंधु ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय क्या माना है, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। मिस्र बंधुओं ने क्या समय माना है, हमने आदिकाल को पढ़ाते हुए, काल विभाजन और नामकरण को पढ़ाते हुए ऐप पे जो क्लासेस होती हैं उसमें बता चुका हूँ। आप भी ऐप की क्लासेस देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसमें हमने विस्तार से बताया है सभी आलोचकों और इतिहासकारों द्वारा दिए गए काल विभाजन को। पुस्तकों में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है बड़ी मतलब कह सकते हैं अलग तरह का डीप में पूछ लिया है कि मिस्र बंधु ने प्रौढ़ माध्यमिक काल किसे माना है। पहली बात तो माध्यमिक काल का समय उन्होंने निर्धारित किया है, फिर जो है पूर्व माध्यमिक काल और फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल, सबका अलग अलग समय निर्धारित किया है मिस्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल, फिर मध्यकाल में पूर्व और प्रौढ़। तो प्रौढ़ का जो समय हो 1561 से 1680 विक्रम है। इसका उत्तर जो है तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 42 का तीसरा। थोड़ा बहुत मैं बताते भी चल रहा हूँ, नहीं तो केवल आंसर बताना होगा तो वो तो फिर आपको भेज दिया जाएगा या कह दिया जाएगा कि देखो ये है आंसर। तो केवल आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मैं बताते चल रहा हूँ क्यों है कैसे, ठीक है। मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल 700 से 1344 विक्रम माना, और फिर माध्यमिक काल में जब आप जाते हैं तो उसमें डिवाइड कर देते हैं 1344 से 1444 पूर्व, और प्रौढ़ में 1561 से 1680 विक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन है, दूसरा कथन है, और बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। कहा जा रहा है कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली निरंतर करता रहता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ही पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करता है, उसी को ये जो है अधिकार दिया गया है। इस आयोग की स्थापना संभवतः 1965 ईस्वी में हुई थी। संभवतः मैं कह रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और दूसरा कथन है कि शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है। तो इस नहीं पे थोड़ा फोकस करिएगा। शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आवश्यक है, शब्दकोश आपको देखने होंगे, वहीं से बात पता चलेगी कौन से शब्द कहाँ से आया है, किस तरह से आया है। शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको शब्दकोश देखने होंगे। तो दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है, तीसरा उत्तर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44। ये भी देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। हिंदी के आप टेंसेस को अगर आपने पढ़ा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जिस तरह से इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना, उसी तरह से इसके भी काल होते हैं, काल विभाजन होते हैं भाई। मतलब कौन वर्तमान काल में कितने प्रकार हैं, भूतकाल में कितने प्रकार है, भविष्य काल में, इसमें भी जो है उसी तरह से जो है डिवीज़न किया गया है, ठीक है। होता क्या है, ये विडंबना है हमारे साथ कि हिंदी की क्रिया विशेषण काल यानी कि व्याकरण हम पढ़ते नहीं हैं, बचपन से बहुत कम पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं उतना, और उतना याद नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार में होता है। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, उनके संस्कार में है हिंदी, तो ज़्यादा हिंदी के व्याकरण को लिखित रूप में ध्यान नहीं देते, मौखिक रूप से उनका सही होता है अपने आप। मतलब मोस्ट ऑफ द जो है कह सकते हैं कि
जो लैंग्वेज है उसकी जानकारी होती है। तो देखिए इसका उत्तर मैं कहूँगा मेमोरी बेस्ड ही है, लेकिन में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो देखिए सामान्य वर्तमान भी होता है, पूर्ण वर्तमान भी होता है, तात्कालिक वर्तमान भी होता है, लेकिन संपूर्ण वर्तमान जैसा कुछ नहीं होता है। तो इसका उत्तर चौथा है, कौन सा इसका भेद नहीं है। ठीक है, तो 44 का उत्तर जो है चौथा है, संपूर्ण काल, संपूर्ण वर्तमान जैसा कोई विभाजन नहीं है वर्तमान काल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इजी है, इसलिए कहूँगा बहुत इजी कि भाई ये मतलब जब रेत समाधि को मिला था मैन बुकर पुरस्कार, यही मिला था ना, मैन बुकर पुरस्कार ही मिला था ना, तो बहुत चर्चित हो गया था ये उपन्यास। और गीतांजलि श्री की जो है ये रचना है, गीतांजलि श्री की ये रचना है, और इसकी विधा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। तो तीसरा ऑप्शन जो है 45 का था सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है भाई, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत कॉमन, अगर सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो भी कर ले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है हमारे ऐप पर जुड़े हुए छात्र इस लाइव क्लास में होंगे। चलिए तो इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, संचार के तत्व, संचार के माध्यम, अमौखिक संचार के अभिव्यक्ति और संचार के कार्य, ये चार जो है सूचियां हैं, और इधर भी चार सूची है, मिलाना है। तो देखिए संचार के तत्व को छोड़िए, पहले संचार के माध्यम देखते हैं। संचार के आप माध्यम देखेंगे तो पाएंगे, संचार के माध्यम जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि संचार के माध्यम इंटरनेट, टीवी, रेडियो और टेलीफोन, ये बहुत आसान है ना, कोई भी लगा लेगा। तो बी का चौथा सबसे पहले ढूंढ लीजिए। बी का चौथा जो है दो ऑप्शन में है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देख लीजिए, अमौखिक संचार की अभिव्यक्ति। अमौखिक संचार की अभिव्यक्ति जब आप देखेंगे, अमौखिक संचार की अभिव्यक्ति जब आप देखेंगे तो अमौखिक संचार की अभिव्यक्तियों में बिना बोले हम संचार कर रहे हैं, बिना हम बोले, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे चुप हैं हम, ठीक है, और आंखें अपनी लाल कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर खुश हैं हम तो फिर हम हंसेंगे हंसेंगे। ठीक है, तो ये बिना बोले हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है इस ऑप्शन में दिख रही हैं, खुशी, डर, गम, और फिर वही डर लिख दिया है, आदि भावनाएं जो है अमौखिक संचार की अभिव्यक्ति हैं। तो सी का दूसरा भी देख लीजिए, तो सी का दूसरा भी दो ऑप्शन में है, तीसरा में और चौथा में, लेकिन बी का तो कंफर्म है ना कि चौथा होगा। तो बी का जब कंफर्म है तो बी का चौथा देख लीजिए, दोनों में है। सी का दूसरा किस में है? सी का दूसरा तीसरा में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें बी का चौथा और सी का दूसरा मिल रहा है। और डी का जब आप देखेंगे संचार के कार्य, तो संचार के कार्य जो है प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, यही सब हैं। और संचार के तत्व अपने आप स्रोत, डिकोडिंग और संदेश और शोर, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे। ए के तीसरा, तो इसका आंसर भी जो है तीसरा था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। ये प्रयोजन मूलक
हिंदी से प्रश्न है और मैंने पढ़ाते हुए ये बताया था कि भाई बहुत कॉमन सेंस से संबंधित प्रश्न प्रयोजनमूलक हिंदी में पूछ दिए जाते हैं ज़्यादातर, तो कॉमन सेंस अपना एक्टिव रखिएगा। ये भी देखिए असरेशन रीजन टाइप ही प्रश्न है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, असरेशन रीजन सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है सीधा सीधा, इसलिए सीधा जो रास्ता था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ी जो है टेढ़ी मेढ़ी राह से गुजर कर हमें मंजिल को पाना होता है, प्राप्त करना होता है, और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। पथरीली राहों से जाना पड़ता है, तब जाके कुछ हाथ खजाना पड़ता है, तब जाके कुछ हाथ खजाना पड़ता है, और बाहें भी तो जंजीरें बन सकती हैं, हाथों को हाथों से मिलाना पड़ता है, हाथों को हाथों से मिलाना पड़ता है, और भाग नहीं सकता है कोई खुद से भी, भाग नहीं सकता है खुद से कोई भी, परछाई का साथ निभाना पड़ता है। तो भागने से नहीं होगा, तैयारी करनी होगी, अच्छे से करनी होगी, और हमें पथरीली राहों से गुजर कर ही मंजिल को पाना है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए ज्ञान को यहीं समाप्त करते हैं, फिर पुनः प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी कथन क्या कह रहा है? प्रथम वाक्य, ये देखिए ये जो प्रश्न है ये भी व्याकरण पर आधारित है, और व्याकरण में वाक्य की परिभाषा क्या है, किस तरह के कितने कितने प्रकार के वाक्य हैं, इससे संबंधित ये प्रश्न है। मतलब 2024 में जो है व्याकरण पे खूब प्रश्न बने हैं, व्याकरण पे खूब प्रश्न बने हैं, ठीक है। संधि, समास, वाक्य त्रुटि, प्रयोजनमूलक हिंदी पे भी बने हैं, फिर काव्य शास्त्र पे भी बने हैं। मेन जो विधा है उस पे एक तरह से देखा जाए तो एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन कम जो है प्रश्न आए हैं, यदि हम व्यापकता की दृष्टि से देखें तो खैर बीच में व्याकरण के प्रश्न आने बंद हो गए थे, अब आ रहा है, तो हमें तैयार रहना होगा व्याकरण के लिए भी। अभी कथन क्या है? प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है। प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। कथन में कह रहा है कि साधारण वाक्य ऐसे हैं, कथन में कह रहा है कि साधारण वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। और कारण में कह रहा है कि साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखता है। तो देखिए साधारण वाक्य की जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि साधारण वाक्य में एक प्रधान क्रिया तो होती है, ठीक है। साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखे, एक प्रधान क्रिया रखती तो है। प्रधान क्रिया रखने का क्या अर्थ है कि मतलब एक ही जो है क्रिया होगी साधारण वाक्य में, ठीक है। लेकिन साधारण वाक्य, ये देखिए ये प्रथम नहीं है, यहाँ पर साधारण लिखा होना चाहिए। साधारण वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो देखिए साधारण वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेय नहीं रखता है, कई उद्देश्य और कई विधेय रखते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। तो असरेशन गलत हो जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए असत्य है परंतु आर सत्य है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, आंसर नंबर 4। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये सब परिभाषाएं याद रखनी पड़ेंगी, व्याकरण वगैरह अच्छे से पढ़ना होगा, और जब आप ऐप की क्लासेस में जुड़ेंगे तो पाएंगे कि जब व्याकरण की बात होगी तो हम बड़े ही विस्तार से बात करेंगे उस पर। नकटौरा उपन्यास की लेखिका कौन है? ये भी थोड़ा अचर्चित सा पूछ दिया है, पर चित्रा मुद्गल जो लेखिका हैं वो चर्चित हैं। तो चित्रा मुद्गल की उपन्यासों को, रचनाओं को अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तो हम आसानी से बता देंगे कि नकटौरा उपन्यास चित्रा मुद्गल का है, ठीक है।
तो ये सीधा सीधा पूछा था, बस याद होना चाहिए 48 का 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये भी देखिए व्याकरण, ये भी व्याकरण से प्रश्न है ना। संधि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम कई बार पूरी तरह से संधि को नहीं समझ पाते हैं और एमए तक संधि हमारी पीछा नहीं छोड़ती है। एमए प्रवेश परीक्षा तक संधि पर पिछले बार 2024 में 4-5 कम से कम प्रश्न आए थे संधि पर। तो न जाने क्यों संधि इतना महत्वपूर्ण हो गया है प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल इसके उत्तर की अगर बात करें तो देखिए विसर्ग संधि के बारे में एक बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ पर एटलीस्ट अह संधि विच्छेद करने पर जहाँ अह अयोग वाह, इसको अयोग वाह ध्वनि कहते हैं। अयोग वाह ध्वनि, ठीक है, जिसे अह कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और निष्फल का आप संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन फल, निह धन फल, निष्फल, ठीक है, होगा। इसी तरह से पुरस्कार का करेंगे तो पुर धन कार, पुरह धन कार, पुरस्कार। भास्कर का भी वही है, भा धन कार भास्कर। बाकी प्रत्येक का करेंगे तो प्रति प्लस 1 होगा, आप सब जानते हैं। तथा का तथा, धन अपि तथापि। तो ये भी सिंपल ही था, ACE तीसरा आंसर, तीसरा होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये देखिए ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। ये मैंने सबसे आखिरी कक्षा जो YouTube पर ली थी, लाइव क्लास जो हमने ली थी एग्ज़ाम से एक दिन पहले का, उसमें हमने बताया था इसको। और सिर्फ इसी को नहीं बताया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आखिरी क्लास में लाइव में बताया था जो सीधे सीधे आ गए थे। तो अब ये संयोग कहिए या फिर मेरी अपनी दृष्टि कहिए प्रश्नों को बनाने की, जो भी कहिए, पर 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे केवल 25 क्वेश्चंस में से आ जाना। 25 क्वेश्चंस कराए थे और 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक क्लास की वीडियो देख लिया तो 5 क्वेश्चंस का फ़ायदा हो जाता है। तो ध्वनि संप्रदाय के भाई प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन है, ये सीधा सीधा जो इसका उत्तर है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मतलब कठिन न भी कहें तो कह सकते हैं कि थोड़ा अलग तो पूछ ही दिया है। अलग ये कि भाई राजकुमार वर्मा ने नवनाथों के कौन कौन से नाम बताएं, ये आपको बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी नवनाथों के अलग अलग नाम गिनाए हैं, द्विवेदी जी ने भी गिनाए हैं, राम कुमार वर्मा जी ने भी गिनाए हैं कि ये नवनाथ हैं। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है उसमें। तो आपको अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि राम कुमार वर्मा जी ने कौन से नवनाथ बताए हैं, द्विवेदी जी ने, सबका मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन खैर सबका रखें ना रखें, पर सबका तो पढ़ेंगे कम से कम 2-4 बार, ताकि दिमाग में ध्यान रहे कि कौन से आलोचक या इतिहासकार ने किन चीज़ों में डिफ़र किया है, डिफरेंस है क्या क्या, उनके मतों में विभिन्नता किस तरह से आती है। तो राम कुमार वर्मा ने नवनाथों की जो संख्या बताई है वो शुक्ल जी की तरह 9 ही बताई है। संख्या 9 है नवनाथों की, इसलिए 9 शब्द जुड़ा हुआ है। लेकिन राम कुमार वर्मा ने किन नवनाथों के नाम बताए हैं निम्नलिखित में से बताना है। तो देखिए उन्होंने आदिनाथ एक नाम बताया है, उसके अतिरिक्त गोरखनाथ बताया है। गोरखनाथ तो होंगे ही, गोरखनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और फिर मत्स्येंद्रनाथ को बताया है। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं, मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। तो ACE रामनाथ और रविनाथ ये सब नहीं बताया है राम कुमार वर्मा ने। ACE किस में है, दूसरे वाले में है। तो इसका आंसर जो है दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अभी और 20-25 प्रश्न बचे हुए हैं, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 51 का उत्तर दूसरा। नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी है?
नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी है? बता चुका हूं ना, 9। आप सब जानते भी होंगे 9। भाव प्रकाश के रचयिता कौन है? भाव प्रकाश के रचयिता कौन है? सब तो नहीं जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन आपको मैं बता दूं, भाव प्रकाश के रचयिता कुंभन दास तो नहीं है, तुलसीदास भी नहीं है, परमानंद दास भी नहीं है। परमानंद दास ने परमानंद सागर लिखा है, तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, पढ़ा चुका हूँ ऐप की क्लासेस में, और आप सब जानते होंगे। कुंभन दास ने भी इस तरह की कोई रचना नहीं लिखी है, अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास के बारे में वो बात बहुत प्रचलित है, आप सब जानते होंगे कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटो बिसर गयो हरि नाम, और जिनको देखे दुख उपजत है तिनको करबे परि प्रणाम। अकबर ने जब बुलाया था तो ये सब, हरि राय जो है भाव प्रकाश के रचयिता हैं, हरि राय, ये आप पे याद रख सकते हैं। और ये जो है इसका उत्तर है, दूसरा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 54, क्वेश्चन नंबर 54 वही कथन टाइप। ये क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। वाक्यांश वाक्य के अंश हैं और व्यवस्थित करना है। तो देखिए, जब हम व्यवस्थित करेंगे तो अगर हम थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस यूज करें तो दिया क्या है? का अभिमान है गौरव तथा निज देश, और मृतक समान है जिसको नहीं वह नर नहीं नर पशु निरा है। तो पहली बात तो ये जो माफ कीजिएगा, पहली बात तो ये कि ये जो पंक्ति है कविता की, ये बहुत सुनी सुनाई पंक्ति है, सुनी सुनाई पंक्ति है। आपने सुना होगा कि जिसको नहीं है गर्व अपने देश पर, वह नर नहीं वह पशु है, जिसको नहीं अभिमान है, इस तरह का मतलब बहुत सुना होगा आपने, सुनी सुनाई। ये इस तरह की पंक्तियाँ अक्सर जो है द कपिल शर्मा शो में बैठे हुए वो जो रहते हैं आगे, जो बहुत हंसते रहते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, जो भी है आप समझ गए होंगे। ठीक है, वो इस तरह की पंक्तियाँ अक्सर कहते रहते हैं। तो इसको आप अगर नहीं जानते हैं तो भी कर सकते हैं, जानते हैं तो और बड़े ही आसानी ढंग से कर सकते हैं। आप इसको देखेंगे कि जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको नहीं यानी कि डी, जिसको नहीं गौरव तथा निज देश, ए का अभिमान है, जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है। अभिमान अब हो गया, तो ये बात तो समझ में आ रही कि आखिरी में पंक्ति आएगा क्या? आखिरी में पंक्ति आएगी समान है, ताकि तुक मिल जाए। तो सी वाला लास्ट में रहेगा भाई। तो फिर पहले कौन रहेगा? ई रहेगा, ई रहेगा। ई में क्या है? वह नर नहीं नर पशु निरा है। डी क्या है? जिसको नहीं, बी गौरव तथा निज देश, ए का अभिमान है, जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो डी बी ए ई सी, डी बी ए ई सी तीसरा ऑप्शन जो है इसका उत्तर है। ठीक है, क्लियर है भाई? डी बी ए ई सी 54 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 55, ये भी बहुत सरल कहूँगा मैं, बहुत सरल कहूँगा, बहुत सरल। आदिकाल जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी ऊपर ऊपर और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो को जानता होगा थोड़ा बहुत भी, तो वो इस प्रश्न को कर ले जाएगा। कथन एक है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है, ये बात भी सही है। चंद्रबरदाई ने तो पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की कहानी है, और पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई के मित्र भी थे और उनके राज दरबार में कवि भी थे, तो समकालीन तो होंगे ही भाई। तो कथन एक और कथन दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 55 क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 56, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द से क्या आशय है? हमने ऐप पर अभी हाल ही में बताया था, ऐप पे क्लासेस लेते हुए कृष्ण काव्यधारा को पढ़ा रहा था, तो बताया था कि पुष्टि का अर्थ अनुग्रह या कृपा है। अनुग्रह का अर्थ कृपा होता है। जब ईश्वर कृपा करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं, तो आपको जो है मुक्ति मिलती है, इसका अर्थ अनुग्रह है।
ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 56 का 1। क्वेश्चन नंबर 57, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न कहूँगा मैं इसको, क्योंकि भाई 4 संस्थाएं हैं और चारों के प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। चारों के नहीं तो कम से कम 3 का तो याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले साहित्य अकादमी नई दिल्ली को ही हम देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत चर्चित संस्था है। हर वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है कई भाषाओं में। संविधान की जो 22वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो साहित्य अकादमी जो है नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1954 में हुई। ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा अगर नहीं पता है तो डी का पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी का पहला, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा है? डी का पहला चारों ऑप्शन में केवल तीसरे में है। डी का पहला चारों में से आप देखेंगे तो केवल तीसरे में है। अगर डी का पता है तो आप क्वेश्चन ही कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डी का चौथा तो नहीं है। तो डी का पहला, ए का दूसरा। हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और बिहार राष्ट्रभाषा की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और साहित्य अकादमी की तो बता ही चुका हूँ 1954 में। तो ये इसको मैं अच्छा प्रश्न कहूँगा, इसलिए क्योंकि चारों संस्थाओं का प्रकाशन वर्ष याद होना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आप 1, 2 का भी जानते हैं या केवल डी का जानते थे आप, तो भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि डी का 1954 पहला केवल एक ही ऑप्शन में, ठीक है। इसका उत्तर तीसरा है। हिंदुस्तानी अकादमी का 1927, हिंदुस्तानी प्रचार सभा का 1942 और बिहार राष्ट्रभाषा का 1947। असरेशन रीजन, इसे भी मैं थोड़ा अच्छा प्रश्न कहूँगा, इसलिए कि भाई गंगा प्रसाद गुप्त कोई इतने बड़े उपन्यासकार नहीं कहे जा सकते हैं प्रेमचंद की तुलना में, फरीश्वरनाथ रेणु की तुलना में, अन्य रचनाकारों की तुलना में। बहुत चर्चित नाम नहीं है, मतलब ठीक है, जानते हैं हम सब गंगा प्रसाद गुप्त जी को। और क्यों नहीं है चर्चित, ये अलग बात है। हो सकता है कि हमारी दृष्टि में चर्चित ना हो और की दृष्टि में चर्चित हो, पर उस तरह से किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है, ना तो हम इनका उपन्यास इस तरह से जो है जानते हैं, जैसे अन्य कवियों और लेखकों और उपन्यासकारों का जानते हैं। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक प्रश्न कहूँगा। नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है। ये बात आपको जब पता रहेगी तो आप जानेंगे कि हाँ, नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें उन्होंने मुगलों के शासनकाल का चित्रण किया है और नूरजहां का भी चित्रण किया है साथ ही साथ। और हम्मीर नामक जो रचना है, उपन्यास है, ये गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है, ये बताया जा रहा है। तो ये बात गलत है, सामाजिक नहीं ऐतिहासिक उपन्यास है हम्मीर। जिस तरह से नूरजहां ऐतिहासिक उपन्यास है, उसी तरह से गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा रचित हम्मीर भी ऐतिहासिक उपन्यास है, न कि सामाजिक। तो दूसरा रीजन जो है गलत हो जाता है, अभिकथन सही हो जाता है। तो ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। हमारे पास समय बहुत कम है और प्रश्नों की सूची देख रहा हूं कि ज़्यादा है, ठीक है। इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर से उसी तरह का प्रश्न, पर प्रयोजन मूलक हिंदी पर प्रश्न है, भाषा पे प्रश्न है ये, ठीक है। राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन में प्रचलित है उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और रीजन जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी है, तो इसका उत्तर जो है पहला हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 59। माफ कीजिएगा, इसका उत्तर दूसरा होगा। इसका उत्तर दूसरा होगा। दूसरा इसलिए कि दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है एक ही, रीजन असरेशन की सही व्याख्या है, ये गलत बात है। हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया, अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इस असरेशन का, अभिकथन का सही व्याख्या है, ये नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 59 का जो है उत्तर कौन सा होगा? दूसरा वाला उत्तर होगा। ओके, काव्यशास्त्र पर आधारित प्रश्न। रुद्रट ने शांत एवं प्रयाण दो नए रसों का उल्लेख किया है। देखिए, रुद्रट ने जो है प्रयाण रस के प्रवर्तक हैं रुद्रट, लेकिन रुद्रट जो है प्रयाण रस के प्रवर्तक हैं और शांत रस के प्रवर्तक उद्भट हैं। कौन? उद्भट। ठीक है, लेकिन रुद्रट ने शांत एवं प्रयाण दोनों नए रसों का उल्लेख किया, ये बात सही है। मतलब प्रवर्तक की बात करें तो वो अलग हो जाएगा, तब जो है शांत रस के प्रवर्तक उद्भट कहलाते हैं, और प्रयाण के रुद्रट, नाम भी बहुत सेम सा लग रहा होगा आपको, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उद्भट और रुद्रट दोनों अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग समय के आचार्य हैं। तो रुद्रट ने शांत और प्रयाण दोनों नए रसों का उल्लेख किया, ये बात सही है, लेकिन शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान माना है, ये बात गलत है। तो इसका आंसर होगा ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है। ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है। यहां पर इसमें असत्य नहीं है लिख दिया है, तो ये जो है एनटीए वालों की गलती थी। एनटीए ने पेपर में ऐसा ही छापा है, ठीक है। यहाँ पर जबकि होना चाहिए था कि आर सत्य नहीं है, लेकिन इसने लिख दिया एनटीए ने आर असत्य नहीं है। तो ये एनटीए की गलती, और मैंने सीधे सीधे वहीं से उठाया है प्रश्न, तो आपको इसलिए बता भी रहा हूँ कि इस तरह की गलतियाँ वो करता भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आर असत्य है और ए जो है सत्य है, ठीक है। तो उम्मीद है आप परेशान नहीं होंगे और नहीं कंफ्यूज होंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है तो भाई सत्य नहीं है होना चाहिए, असत्य नहीं है लिख दिया है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये मतलब पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कई बार ये प्रश्न पूछा गया 2022 में, 2024 में, इसके पहले भी कई बार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के काव्य को लेकर ये बात कही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 भी आसान है, काव्यशास्त्र से ये भी प्रश्न है। देख रहे हैं काव्यशास्त्र से कितने प्रश्न हैं? 5-6 प्रश्न काव्यशास्त्र से भी हैं कम से कम। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि, काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? तो आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, आचार्य मम्मट ने ये काव्य लक्षण दिया है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि, ठीक है। 62 का तीसरा। ओके, ठेठ हिंदी के ठाठ के रचनाकार कौन है? ये इस बार 2024 में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2023 का जब नेट का पेपर आप देखेंगे तो नेट वाले पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। यानी कि 1 साल पहले नेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि ठेठ हिंदी के ठाठ के रचनाकार कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ठीक है। इसका उत्तर दूसरा था। अब जो है फिर प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित प्रश्न आपके सामने है।
पढ़िएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। वीडियो देखने वाले छात्र ये कह सकते हैं कि मात्र 35 क्वेश्चन कराने में हमने कितना समय ले लिया है। देखिए केवल आंसर बताना होता तब तो समय बिल्कुल नहीं लगता, तब तो मैं आता आंसर बताकर चला जाता, लेकिन थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन रहे ना, इसलिए। तो जल्दी जल्दी देखिएगा। वाणिज्यिक भाषा के रूप में, ये क्लास यूट्यूब पे लाइव जा रही है ना, रिकॉर्ड हो रहा है केवल? अच्छा। वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी को टंकण, आशुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावली से आपूरित करना है, ये बात पूछी जा रही है। वाणिज्यिक भाषा आप समझ पा रहे हैं ना, व्यापार के क्षेत्र की जो भाषा होती है उसे वाणिज्यिक भाषा कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला कथन सही है कि सही बात है कि वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी को टंकण नोटिंग कहते हैं, आशुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावली, इकोनॉमिकल जो है वर्ड्स हमें बनाने हैं, ठीक है, और उसे आपूरित करना है, भरना है बनाकर, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पण, पारिभाषिक शब्दावली, संक्षेपण आदि महत्वपूर्ण है, तो ये कथन गलत है। प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली से लेना देना कुछ है नहीं। पारिभाषिक शब्दावली केमिस्ट्री की भी हो सकती है, फिजिक्स की भी हो सकती है, किसी भी भाषा की हो सकती है, उसका प्रशासन से लेना देना सीधा सीधा नहीं है। दूसरा कथन गलत हो जाता है, असत्य हो जाता है, इसका उत्तर तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो 4 उपन्यास हैं और 4 उपन्यासकार हैं, मेल करना है, ठीक है। तो देखिए आपको बता दूं कि सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, बहुत चर्चित है, बी का चौथा। मंटो मेरा दूसरा, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, ए का तीसरा। तो ए का तीसरा और बी का चौथा किस में है देखिए ज़रा, ए का तीसरा बी का चौथा पहले और चौथा में भी है। अच्छा, जंजीरें और दीवारें किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है, सी का पहला। तो सी का पहला किस में आता है भाई? सी का पहला मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, ठीक है। डी का दूसरा होना चाहिए, सी का फिर चौथा, नहीं गलत हो रहा है, सी का पहला जंजीरें और दीवारें, सी का पहला, ओके। क्वेश्चन नंबर 65 है ना, सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा, आई भी जिसे कह सकते हैं, ठीक है। मंटो मेरा दुश्मन जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा बी का चौथा इसमें है, बी का चौथा इसमें है, तो ए का तीसरा, ए का तीसरा, चलिए भाई ये और ये दोनों सही हो सकता है, सी का दूसरा या सी का चौथा, गलत सलत लिख दिया है इसमें, सी का चौथा कहाँ से आ गया? देखिए सी का जो है जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, तो सी का यहाँ पर पहला होना चाहिए, यहीं पर गलत है, और डी का जो है दूसरा होगा, यानी कि जैनेन्द्र कुमार, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। और यहाँ पर सी के चौथा के जगह पर सी का पहला कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का
दूसरा, ये इसका उत्तर है, कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से लक्षणा शक्ति से संबंधित नहीं है। लक्षणा, ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। लक्षणा जो शक्ति है उससे संबंधित कौन सी बात नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, मुख्यार्थ में जहाँ बाधा होती है उसे लक्षणा कहते हैं, ये बात सही है। लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंध होता है, ये बात भी सही है। लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ या प्रयोजन के द्वारा लिया जाता है, ये बात भी सही, हम बता चुके हैं। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित है, ये बात गलत है। वाच्यार्थ और मुख्यार्थ से संबंधित अभिधा होता है, लक्षणा नहीं होता है। ठीक है, अभिधा होती है। अभिधा नामक शब्द शक्ति, अभिधा नामक शब्द शक्ति वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित होती है, जबकि लक्षणा नामक शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित होती है। ठीक है, सॉरी, लक्ष्यार्थ से संबंधित होती है। चलिए, तो इसका उत्तर जो है चौथा था, क्वेश्चन नंबर 66 का 4। ये देखिए, ये जो प्रश्न है, जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो तो वहां अलंकार होगा। इसका सीधा उत्तर समासोक्ति हो, समासोक्ति है। समासोक्ति की जब परिभाषा पढ़ेंगे आप अलंकार में, तो जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध होता है वहां समासोक्ति अलंकार है। और समासोक्ति अलंकार आपको पद्मावत जैसी रचना में, जायसी की रचना में दिखने को मिलती है, खूब मिलती है। क्वेश्चन नंबर, पिछले वाले प्रश्न का उत्तर क्या था? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 68, काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन आचार्य रसवादी हैं? तो देखिए, भामा अलंकारवादी हैं, वामन भी अलंकारवादी हैं, दंडी भी अलंकारवादी हैं। केवल पंडित राज जगन्नाथ जो हैं रसवादी आचार्य हैं, रसवादी आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर भी दूसरा है, 68 का दूसरा। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र, हिंदी का पहला दैनिक पत्र, हिंदी का पहला दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षण। और हिंदी का पहला पत्र जो है जिसे हम जानते हैं 1826 में उसकी स्थापना उदंत मार्तंड के रूप में की जाती है, उदंत मार्तंड के रूप में। ठीक है, वो उदंत मार्तंड हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका थी और हिंदी की पहली पत्रिका थी। लेकिन पहली दैनिक पत्रिका समाचार सुधावर्षण है और इसका प्रकाशन वर्ष 1854 है। 69 का उत्तर जो होगा वो दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का दूसरा उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है भाई? अभिकथन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कलाकाल का नाम दिया। ये बात गलत है। कलाकाल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया रीतिकाल को। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल दिया था, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार काल दिया था। ओके, कारण जो है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, तो ये बात सही है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो पहला अभिकथन गलत है और रीजन सही है। तो ये असत्य है परंतु आर सत्य है, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए और इसका उत्तर चौथा होना चाहिए। 70 का चौथा, 70 का चौथा। आर सत्य है किंतु ए सत्य नहीं है, तो यहाँ पर असत्य नहीं है लिख दिया है, तो सत्य होना चाहिए। ठीक है, ये सब एनटीए की गलती है। ए सत्य नहीं है बल्कि आर सत्य है। ओके, 70 का चौथा। हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? बहुत सरल प्रश्न है, ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ये देखिए, काल विभाजन और नामकरण से दूसरा प्रश्न ही आ गया। तो काल विभाजन और नामकरण से ही केवल 2 प्रश्न पूछ दिए गए, तो 2 क्या 3 थे शायद। तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, किसी
भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 71 का उत्तर जो था वो तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 72, जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुत सीधा सा सरल सा उत्तर है और प्रश्न भी है भाई। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त जो होंगे उन्हें हम पारिभाषिक शब्दावली कहेंगे। जैसे मान लीजिए परासरण एक शब्द है, परासरण, जिसे इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, जिसे शॉर्ट में आप सब आरओ के रूप में जानते हैं। आरओ का पानी आप सब पीते हैं ना, तो आरओ का पानी क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, हिंदी में परासरण कहते हैं। इसी तरह से और भी तमाम केमिस्ट्री फिजिक्स के शब्द हैं, है ना। जैसे एक शब्द है मान लीजिए आवेग, आवेग तो वैसे भी प्रयुक्त होता है, लेकिन फिजिक्स में भी आवेग शब्द आता है जिसे इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का फार्मूला भी होता है, तमाम चीज़ें हैं, है ना। तो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र आते हैं और वो विशिष्ट संदर्भ लेकर आते हैं। आंचलिक शब्दावली में ये चीज़ नहीं हमें मिलेगी, साहित्यिक शब्दावली में भी नहीं, देशज शब्दावली में। तो इसका उत्तर जो है दूसरा था, क्वेश्चन नंबर 72 का दूसरा। पढ़ाने के दौरान हमने बताया था। बस 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा का आविष्कार किसने किया, इस पर विवाद है। चरण के रूप में हुआ है, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, चौथे स्टेज में, ऐसे कर करके सिनेमा का जो है इवॉल्व हुआ, आविष्कृत हुआ है, ठीक है। तब हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लेकिन शुरुआती जो आविष्कारक है सिनेमा के वो थॉमस अल्वा एडिसन हैं, जिन्होंने बल्ब का भी आविष्कार किया, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन सिनेमा के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो है 84 सिद्धों में कौन कौन से सिद्ध कवि हैं और कौन से नहीं हैं, इस पर प्रश्न है। तो एक बात तो हमने बताया था पढ़ाने के दौरान ही, आप सब जानते भी होंगे, जिसके आखिर में पा शब्द आता है, पा शब्द आता है, वो सिद्ध तो होते ही हैं कम से कम। हालांकि बिना पा जो कह सकते हैं विशेष शब्द है, विशेष जो सम्मान है, पा, इसको बगैर धारण किए वाले भी 84 सिद्धों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नागार्जुन का नाम है। नागार्जुन भी 84 सिद्धों में से एक सिद्ध हैं। लेकिन इस ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन में लोहीपा, कन्हपा, बीरूपा, ये सब 84 सिद्ध में आते हैं। जो सिद्धों में नहीं आते हैं वो देवसेन और स्वयंभू हैं, ठीक है, ये जैन कवि हैं। तो इसका उत्तर सी और ई है, क्वेश्चन नंबर 74 का दूसरा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 74 का दूसरा उत्तर। अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न का उत्तर आप सब जानते हैं, नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। इसका उत्तर विद्यापति हैं। देशिल बाना सब जन मिठा, ते जानो ऐसे अब हट्ठा, इस तरह की पंक्ति है। देशिल बाना सब जन मिठा, विद्यापति। तो क्वेश्चन नंबर 75 का पहला उत्तर है। इस तरह से हम CUET MA हिंदी 2024 के PYQ को लेकर 2 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं और अपलोड कर दिए हैं YouTube पर आपके सामने। तो अब जो छात्र 2025 की तैयारी करेंगे उसे वो देख सकते हैं इन दोनों वीडियोज को, और सभी के सही उत्तर आपको मिल जाएंगे और आप जो है निश्चिंत होकर, आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा इसके लिए, PYQ के लिए। बाकी जगहों पे, बाकी चैनलों में आपको ऐसे पार्ट में मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए आप सभी को नमस्कार, पुनः मिलते हैं किसी अगले सेशन या अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।